aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 2nd December 2021. So, let's start today's discussion. The first article is about the current situation in India. Omicron scars the ground's international flights. It's basically stating that because of this variant, the international flights or the airports have been tightened, it's been curved, and tests are being done, which is stating that it is very expensive test for an individual. Sorry. A new date for normalization of all the services will be notified later. ये चीज़ बोला गया था कि 1 दिसंबर से जो है हमारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन कर दिए जाएंगे इंडिया से सभी कंट्रीज़ के लिए, बट उससे पहले ही ओमिक्रॉन का सीन आ गया, जिसकी वजह से अभी गवर्नमेंट ने कल ही ये बताया कि फ़िलहाल के लिए जिस स्मॉल स्केल बेसिस पे चल रहा था वैसा ही चलेगा। हम कुछ दिन बाद नोटिफाई करेंगे कि हम ओपन करेंगे कि नहीं करेंगे, एंड जितने लोग भी आ रहे हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग की जा रही है। RT-PCR की टेस्टिंग हो जा रही है, जो कि बोला जा रहा है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर एन इंडिविजुअल. So, the Union government on Wednesday cited the concern over Omicron variant of the coronavirus and the indefinitely postponed the full resumption. Resumption is the full opening of airports. Full resumption of scheduled international flights from December 15. This means international flights will continue to operate on a smaller scale and only within 31 countries with which India has a air bubble agreement. तो आउट ऑफ ऑल दी कंट्रीज़ जिधर से हमारे एयरपोर्ट या फिर जो लोग जाते थे ट्रैवलिंग, उसमें से सिर्फ 31 ऐसे कंट्रीज़ हैं, या अगर हम बात करें आउट ऑफ ऑल दी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड सिर्फ ऐसे 31 ही कंट्रीज़ हैं इंडिया के साथ जिनका एयर बबल एग्रीमेंट है, और उसी सब जगहों पर के लिए गवर्नमेंट ने या फिर लोगों को अलाउ किया है कि आप उधर जा सकते हो. नाउ इसमें जो चीज़ आप लोग को आई थिंक सो पता होनी चाहिए, दैट इज़ द एयर बबल एग्रीमेंट. ठीक है, एयर बबल एग्रीमेंट सिंपल का मतलब है कि ये सब कंट्रीज़ के साथ जो है लिमिटेड नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स परमिटेड हैं. बीच में हमने सुना था एयर बबल एग्रीमेंट को लेकर कि यूके हमें नहीं प्रोवाइड कर रहा है, यूके के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं हो रही है एयर बबल एग्रीमेंट की, बट वैसे ही मतलब वो तो बाद में उन्होंने अलाउ कर दिया. सेम तरीके से कुछ कुछ कंट्रीज़ के साथ हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का यूएस के साथ एयर बबल एग्रीमेंट साइन हो चुका है इन टर्म्स ऑफ कोविड पैंडमिक, तो उसका मतलब क्या है कि दोनों ही कंट्रीज़ के लोग के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा. दे विल बी परमिटेड टू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, फ्रॉम इंडिया टू यूएस, फ्रॉम यूएस टू इंडिया. दैट इज़ एन एयर बबल एग्रीमेंट. सिर्फ 31 कंट्रीज़ में अलाउड है, और उसी में अभी तक फ़िलहाल ट्रैवलिंग गवर्नमेंट ने बोला कि रखेंगे हम. The Directorate General of Civil Aviation said, in the views of evolving the global scenarios with the emergence of new variants of concern, the situation has been watched closely and in consultation with all the stakeholders, indicating the date of resumption. उस हिसाब से they are thinking कि एक proper further date देंगे so that they can resume the working of airports or flights. Union Health Ministry said 6 COVID-19 positive cases were reported from 11 international from at the risk countries on Wednesday के दिन ही 6 ऐसे केसेस हमें वेरिएंट्स मिले हैं बिकॉज ऑफ द RT-PCR टेस्ट हमें पता चल गया, जिसमें से 4 जन दिल्ली आए थे, 4 जन दिल्ली अराइव हुए थे. और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस और गाइडेंस दिए हैं इंटरनेशनल पैसेंजर्स को लेकर कि वो लोग जो भी मतलब क्वारंटाइन उनको 1 वीक रहना पड़ेगा, देन ओनली दे कैन मूव forward to their places. State also said that all the international passengers must compulsorily go under the RT-PCR test on the arrival, and domestic passengers headed to the state must be allowed to board at the flight. जहाँ तक अगर ये RT-PCR की बात की जाए तो ये कोविड जो टेस्टिंग नॉर्म्स जो रखी हैं ये कहीं ना कहीं एट द रिस्क में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. ये बोला जा रहा है कि पर पर्सन 4,500 रुपीज़ चार्ज किया जा रहा है फॉर 1 RT-PCR रिपोर्ट. सो एज एन इंडिविजुअल ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है लोगों को, एंड नियरली लोगों लाइक
ये जो टेस्टिंग है रोज़ के बेसिस पे की जा रही है, देयरफॉर इट इज स्टेटेड इट इज़ एन एक्सपेंसिव वे ऑफ टेस्टिंग। और अब तक हमने सिर्फ सुना था, बट अब इंडिया में भी केसेस इंडियन के सिम्टम्स नहीं, बट जितने लोग भी आए थे जिनमें लगा उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। लेट्स सी ओमिक्रॉन को लेकर और क्या फर्दर न्यूज़ेस आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे जाएंगे तो दैट इज़ अबाउट द चिल्ड्रंस जैब जो उनके लिए किया था। मोर डेटा ऑन दी जैब्स फॉर चिल्ड्रन सॉट। सो हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि बच्चों के लिए फ्रॉम द एज ऑफ 2 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए भी वैक्सीन प्रोवाइड किया है, कोवैक्सीन। और सिडको ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है फॉर द ग्रुप्स ऑफ 2 to 18 ईयर्स चिल्ड्रन। सिडको इज द Central Drug Standard Control Organization has sought an additional information on administration of covaxin for children। Previously ये जो है phase 2 phase 3 के इंटरवल्स या इंटरिम पे ट्रायल पे चल रहा था। हेल्दी वॉलंटियर्स जो कि 2 से 18 साल के बच्चों के बीच में उन पे ट्रायल पे चल रहा था, एंड अभी उन्होंने और फर्दर इंफॉर्मेशन उस पर प्रोवाइड किया है। द कमिटी रिकमेंडेड द ग्रांट ऑफ मार्केट ऑथराइजेशन फॉर दिस एज ग्रुप फॉर अ रिस्ट्रिक्टेड यूज इन एन एमरजेंसी सिचुएशन ओनली फॉर दी एमरजेंसी सिचुएशन का जैब अभी ओपन किया है। The statement comes close to the heels of the study conducted between March 2020 to July 2021 and published recently in the Lancet Respiratory Medicine Study, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि ये जो कोर्स या जो चल रहा है, यस इट इज़ ऑब्वियसली इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कोविड-19। कहीं ना कहीं ये जैब ज़रूरी है, बट अब तक हम प्रॉपरली बता नहीं सकते क्योंकि इसका टेस्टिंग ही चालू है फ़िलहाल तक। तो the Global Asthma Report 2018 estimated that 6% of the Indian children have asthma. Some estimated suggest that the total number of asthma patients in India could be in the range of 1.5 to 2 करोड़ पॉपुलेशन। तो वो भी एक फैक्टर है क्योंकि बच्चों में अगर ऐसे कुछ डिजीज़ हैं उनको ये वैक्सीन प्रोवाइड करना, इट कैन बी प्रूव बेनिफिशियल ऑल्सो, इट कैन बी डेंजरस बिकॉज साइड इफ़ेक्ट्स भी दिख सकते हैं एंड इट कैन हैम्पर द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। सो वो सब चीज़ें ध्यान में रख के गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा। साथ ही में ऑन अ बूस्टर डोजेस के बारे में दिखाया है। मिस पवार सेड दैट वाइल देयर वाज कंट्रीज वेयर which was providing booster doses in India, the National Technical Advisory Group on Immunization and National Expert Group on Vaccine Administration are deliberately considering the evidences and thinking of the booster doses, जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम एन सिटीज़न, मैंने कोवैक्सीन या कोविशील्ड लिया है बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन। इंडियन गवर्नमेंट ने बूस्टर वैक्सीन लाया, तो आफ्टर द कोविशील्ड वैक्सीन मैं वो भी लूँगी सो दैट जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है वो मुझे अफेक्ट ना पड़े। क्योंकि जब ये ओमिक्रॉन आया था कि ये शेड्यूल दिखाया गया था कि वो वैक्सीन लिए हुए लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है। सो बूस्टर के बारे में भी उन्होंने बात किया है एंड लेट्स सी कितने बच्चों को ये चीज़ प्रोवाइड किया जाता है एंड विल इट बी बेनिफिशियल और नॉट। बिकॉज बड़ों में कैसा होता है, इफ़ दे आर हैविंग एनी सिम्टम्स दे आर एबल टू स्पीक इट अबाउट। अगर 2-3 साल के बच्चे होंगे एंड 4-5 कंसिडर कर लो, अगर कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मे बी वो लोग उसको पूरी तरह डिफाइन नहीं कर पाएंगे एंड इट विल बी एन इशू फॉर इट। तो अभी उसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, बट प्रॉपरली उसका यूसेज कब स्टार्ट होने वाला है इसको थोड़ा बोलना मुश्किल है। Now we'll move to next article. China is trying to drive Australia to its knees. US. Beijing engaging in the economic warfare. ठीक है, क्यों? क्योंकि चाइना, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें सो ऑस्ट्रेलिया का रिसेंटली हमने देखा EU के उसके साथ चल रहा है, इंडिया के साथ चल रहा है। वहीं पे चाइना ने भी ऑस्ट्रेलिया के साथ इकोनॉमिक वॉरफेयर डेवलपमेंट की बात की गई है, जिसको US के प्रेसिडेंट या जिसको US का एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रहा है कि चाइना की ये जो कोशिश है इट इज़ बिकॉज वो उनको जो है घुटने पे लाना चाहता है या उनको अपने अंडर इन्फ्लुएंस करवाना चाहता है। सो द US President Mr. Joe Biden's top Pacific envoy on Wednesday accused the China for trying to drive Australia to its knees through a barrage of sanctions that amounted to the economic warfare. In the remarks of the Sydney-based Lown Institute, veteran diplomat Kurt Campbell
Lambert Beijing for a strong arm, painting China as increasing the bellicose and imposing it to oversee. Mr. Campbell said Beijing has engaged in really a dramatic economic warfare. Over the last 2 years, China has introduced a raft of punitive sanctions on Australian goods in a fiercer political dispute. And China's preference would always break Australia to drive Australia on its knees. The currently services are be providing to them, and China has been angered by Australia's willingness to legislate over the इन्फ्लुएंस ऑपरेशन, क्योंकि हमने चाइना ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग अलग प्रोजेक्ट साइन किए हैं और सी प्रोजेक्ट्स हैं, 5G नेटवर्क कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. सो ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं बात करूं, बार्ले, कोल, कॉपर, ओर्स, कॉटन, रॉक, लॉबस्टर, शुगर, ग्रेप्स, डायरी, ये सब जो है ये सब किसके तरफ से दिया जाता है? चाइनीज़ के सैंक्शन पे दिया जाता है. एंड समहाउ इसी के थ्रू दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल ऑस्ट्रेलिया. बिकॉज आज के टाइम पे अगर हम बात करें, कुछ महीनों से हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ एक्चुअली इमर्जिंग एज अ वेरी डेवलप्ड कंट्री. एंड अभी ऑस्ट्रेलिया में इतना पावर बोलेंगे या ऑस्ट्रेलिया का इतना इम्पोर्टेंस है कि इट कैन बी an influence for another country because of the resources that are available there, and there can be many of the reasons. थोड़ा सा अगर ऑस्ट्रेलिया चाइना रिलेशनशिप्स अगर मैं बताऊं, सो दे कोऑर्डिनली इनिशियली उनका इकोनॉमिक टाइस बना था जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 साल तक चला. ठीक है. ट्रेड की अगर हम बात करें, चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स. ठीक है. और एनुअली 117 बिलियन का एक ये करता है, वो रिकॉर्ड करता है. ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना से आता है ऑफ 117 मिलियन. उसके साथ इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, सो चाइना का देखा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ता जा रहा है. टूरिज्म एंड एजुकेशन की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड फॉरेनर या फिर लोग जाते हैं फॉर टूरिज्म, जो कि चाइना से अलग जो चाइना भी जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं, दोनों का होता है. और उसी के साथ अगर पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बताएं, सो दिस years many issues have been dominating and deterring the relationships. Somehow China is trying to control या फिर China is trying to improve it. एक तो है, Australia suggested the start of the inquiry into the origin of initial handling of corona cases. ठीक है. उसके बाद ये चीज़ जब हुआ तो चाइना ने भी बोला कि हम ऑस्ट्रेलिया को बॉयकॉट करेंगे सभी चीज़ों से लेके. बॉयकॉट करना मतलब ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी के साथ खेलना, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक वॉरफेयर से खेलना. उसके साथ ही चाइना ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया पे 80% ऑफ टैरिफ लगा दिया बार्ले इम्पोर्ट्स पे. ठीक है. उसके बाद अगर बात करें तो जर्नलिस्ट इन लोग के बीच में आर्टिकल्स के थ्रू भी हुआ. एंड समहाउ अगर मैं बात करूँ इंडिया को कैसे वो अफेक्ट होगा, इंडिया को डायरेक्टली नहीं होगा, बट यस अगर चाइना इन्फ्लुएंस करता है ऑस्ट्रेलिया को तो इट कैन अफेक्ट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इंडिया के बहुत क्रूशियल या पॉजिटिव रिलेशंस है. सो इन दैट सेंस वी कैन से कि चाइना इज़ ट्राइंग टू ड्राइव ऑस्ट्रेलिया ऑन इट्स नीज, जो कि आर्टिकल में बताया गया है. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल अगर मैं बात करूँ, बटरफ्लाई स्पीशीज रिकॉर्ड इंक्रीज. इंडिया में कुछ कुछ जगहों पर जो डेटा स्टडी की गई थी जिसमें ये चीज़ बताया कि इंडिया में बटरफ्लाई के स्पीशीज़ के रिकॉर्डिंग में उनका पॉपुलेशन बढ़ा है. एक पर्टिकुलर जगह की स्टडी के बारे में फिर उस तरीके से उन्होंने बताया है. सो बटरफ्लाई सर्वे एट पेंची वंजनी डिवीजन हैज़ रिकॉर्डेड अ रिमार्केबल इंक्रीज इन द स्पीशीज़ ऑफ नंबर. कुछ कुछ बटरफ्लाइज के नाम दिए हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए, जैसे इंडियाज़ लार्जेस्ट बटरफ्लाई जिसको हम बोलते हैं सदर्न बर्डविंग, दैट इज़ द लार्जेस्ट बटरफ्लाई. स्मॉलेस्ट अगर मैं बात करूँ तो ग्रास ज्वेल. ठीक है. केरला के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हो रहा है, तो केरला का जो स्टेट बर्ड है, स्टेट बटरफ्लाई है जिसको बुद्धा पीकॉक में बोलते हैं, बुद्धा पीकॉक, ग्रास ज्वेल्स और सदर्न बर्ड विंग्स, ये सारे बटरफ्लाइज को वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था. ऑफ द 326 फाउंड इन केरला, 156 स्पीशीज वर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया ओनली.
किसी भी एरिया में लार्ज नंबर ऑफ बटरफ्लाइज मिलना, दैट मीन्स उस जगह की बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी गुड, उस जगह का इकोलॉजी इज़ फंक्शनिंग इन अ वेरी गुड मैनर एंड वहाँ का नेचर इज़ वेल गोइंग। क्यों? क्योंकि अगर कोई बैरन लैंड होता तो ऑब्वियसली वहाँ पे बटरफ्लाइज नहीं मिलते। और बटरफ्लाई एक ऐसा एनिमल है या ऐसा स्पीशीज़ है जो कि हमारे लिए की इंडिकेटर का काम करता है इकोलॉजी को लेकर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल हम देते हैं, जो हमारे एल्गेज हो गए, जिस जगह पर आपको ज़्यादा एल्गे मिलेगा मतलब उस एरिया का जो है दैट एरिया इज़ नॉट वेरी मच क्लीन, क्योंकि वो इंडिकेटर का काम करता है। सिमिलरली बटरफ्लाइज भी ऐसे ही इंडिकेटर्स के काम करते हैं। दी पेची वंजनी, चिम्मोनी और चुल्लानूर, ये 3 अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे जिन्होंने मिलकर 14 ऐसे कैंपस बनाए थे जहाँ पर ये स्टडी करवाया गया था। ठीक है, और यहाँ के सब जगह के वॉलंटियरली लोग आए थे काम करने के लिए। द सर्वे मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द सीरीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट इन prepare a new management plans for the region. The Pechi Vanjani Wildlife Sanctuary had 132 species. चिमोनी जो है 116 था, और ये चुलानूर में 41 ऐसे अलग अलग स्पीशीज़ मिले हैं, जिसमें कि नोट किया था कि 80 ऐसे स्पीशीज़ थे ऑल टुगेदर जिनकी पॉपुलेशन डबल हुई है, या जिनका जो नंबरिंग रिकॉर्ड है वो डबल हुआ है एज़ कम्पेयर द लास्ट record. Some of the other beautiful butterflies, yeah, noted butterflies were also found, like the Nilgiri grass yellow, the Travancore evening brown, Malabar flash, then orange tailed, फिर सदर्न स्पॉटेड एस, कॉमन ऑक्सीन, ऐसे कुछ कुछ बटरफ्लाइज थे। आपका एक होमवर्क रहेगा कि महाराष्ट्र का जो स्टेट बटरफ्लाई है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दूसरी चीज़, कुछ दिन पहले हमने अरुणाचल का एक बटरफ्लाई, स्टेट बटरफ्लाई डिसाइड किया था, दोनों ही चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो द डिवीजन हैड ऐसा 32 स्पीशीज़, जिसमें भी 63 ऐसे स्पीशीज़ है जो IUCN रेड लिस्ट में हमारा रिकॉर्डेड है, और उसमें भी 63 स्पीशीज़ ऐसे हैं जो कि हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड लिस्ट में आते हैं। सो ये सर्वे हुआ था एंड इट वाज बेनिफिशियल सर्वे, बिकॉज कहीं ना कहीं नेचर वाज गुड इन दैट एरिया, जिसके वजह से इतना रिकॉर्डेड स्पीशीज़ हमें वहाँ पर मिला। एंड नाउ नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इट इज़ गिफ्ट सिटी इमर्जिंग इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन फील्ड सिटी। अब ये बात जो है ये आप पकड़ लीजिए, जब हमारे PM मिस्टर नरेंद्र मोदी जब गुजरात के CM थे, ठीक है, या गुजरात के मिनिस्टर थे, उस टाइम पे उन्होंने सोचा था कि जो फाइनेंशियल यूनिट होता है तो ऐसा यूनिट वहाँ पर बनाएंगे जो कि ग्लोबली या इंडिया नेशनली उतना लार्ज सेक्टर पे रहेगा। So around 7 kilometers from Gandhinagar on the bank of Sabarmati and spread over 886 acres, once the barren land along the river is now emerging as the first greenfield integrated city. एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो नरेंद्र मोदी जी ने सोची थी जब वो गुजरात के CM थे। Now operational, with more than 200 entities have set up the offices where approximately 12,000 people are employed and working there. और ये गिफ्ट जो है दैट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, which will become India's first and only international financial service sector. फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की अगर हम बात करें तो इंडिया का ये इकलौता और सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर बनेगा। एज पर दी प्लान्स 886 एकर्स ऑफ ज़मीन जो है वो नियरली 620, उसमें नियरली 62 मिलियन स्क्वायर फीट जो है एरिया वो कमर्शलाइजिंग करके रेजिडेंशियल और सोशल स्पेस के लिए भी छोड़ा जाएगा, उसको छोड़ के बाकी एरियाज़ को प्रोफेशनली बिल्डअप करवाया जाएगा। द एंटायर प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू मल्टी सेवरल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्योंकि ज़मीन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उस हिसाब से इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी डिवाइड किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प की वजह से ये काम किया जा सकता है। सो दैट इज़ अबाउट द न्यू गिफ्ट। क्या है गिफ्ट आपको पता रहना चाहिए। गिफ्ट अगर बोला जाए IFSC क्या है वो आपको याद रहना चाहिए, कौन से स्टेट में बन रहा है वो याद होना चाहिए, ठीक है, और कुछ कितने एकड़ में है, कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ये कुछ चीज़ें आपको
ध्यान में रखनी होगी व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स क्वेश्चंस और anything. The last article, that is India joins G20's troika with Indonesia and Italy. कुछ टाइम पहले G20 पढ़ाते टाइम मैंने आपको ट्रॉयका का मतलब बताया था कि ट्रॉयका का मतलब है क्या. ट्रॉयका इज़ ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स जिसमें कि जो पिछले साल, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 2019, 20, 21, जो 2021 के चेयरमैन बनेंगे, जो 2020 के चेयरमैन थे और जो 2019 के चेयरमैन थे, ये तीनों का मिलकर एक मेंबर ग्रुप बनेगा जिसको हम ट्रॉयका बोलते हैं, जो कि एक हेल्प के लिए जो करंट मेंबर्स हैं उनके साथ रहेगा. और 2022 का जो चेयरमैन प्रेसिडेंसी है वो इंडिया इस बार ले रहा है. So India on Wednesday joined the G20 troika. With this move, India has started the procedures for taking over G20 presidency next year. Troika refers to the group of G20 consisting the current, previous and incoming presidency. India will assume the G20 presidency on December 1 from Indonesia and will convene the G20 Leaders Summit. Italy hosted the G20 समिट ड्यूरिंग अक्टूबर 31 हमने वो भी देखा था. इंडोनेशिया जो है उन्होंने टुक ओवर किया था G20 के मीटिंग को वेनसडे को. सो इन कमिंग मंथ इंडोनेशिया मीटिंग्स लेने वाला है. तो अभी करेंटली इंडोनेशिया, उससे पहले इटली और अब इंडिया होने वाले हैं, तो वो लोग ट्रॉयका के मेंबर्स हैं. As a Troika member, India will work closely with Indonesia and Italy to ensure consistency, continuity of G20 agenda. सो एक मंथ पहले क्यों, ताकि इंडिया को उसके बारे में प्रॉपर आइडिया हो जाए कि किस तरह से फंक्शनिंग क्या चीज़ चल रही है. सो दैट इज़ अबाउट 2020 का चेयरमैनशिप इंडिया को मिलने वाला है और इंडिया ट्रॉयका का मेंबर है. कभी भी क्वेश्चन आए ट्रॉयका का मतलब क्या है, यू शुड नो अबाउट इट एंड दी मेंबर्स करेंटली. सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.